हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ मिडीवियल हिस्ट्री। इसमें आज हम करेंगे साउथ इंडिया के चोला एम्पायर के बारे में। जो चोला एम्पायर का टाइम पीरियड था वो था 850 एडी से लेकर 1279 एडी तक का। इनकी जो कैपिटल थी चोलास की वो थी तांजौर में गंगाईकोंडा चोलापुरम में थी। चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था विजयालया जो थे वो पहले पलवास के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। फ्यूडेटरीज कौन होते हैं? फ्यूडेटरीज होते हैं जो लैंड होल्डर्स होते हैं, जिनके पास जमीनें होती हैं। वो पहले पलवास के फ्यूडेटरीज रह चुके हैं। बाद में उन्होंने 850 एडी में तांजौर को कैप्चर कर लिया था। चोला एम्पायर के जो ग्रेटेस्ट रूलर्स है वो है, एक तो है राजा और दूसरे थे उनके बेटे राजेंद्र वन। जो राजा थे उन्होंने तांजौर में टेंपल बनवाया था। कौन सा टेंपल? बृहदेश्वरा टेंपल, और जिसको बोलते हैं राजा राजेश्वरा टेंपल। और इस टेंपल में भगवान शिव की पूजा होती है। फिर राजेंद्र वन जो थे उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार इन सबको कॉन्कर कर लिया था। तो राजेंद्र वन के टाइम पे जो चोला डायनेस्टी थी वो अपनी ग्रेट हाइट्स तक पहुंच चुकी थी। वो अपने पूरा जेनिथ में पहुंच चुकी थी, प्रॉपर्ली डेवलप हो चुकी थी। राजेंद्र वन को बाद में एक टाइटल भी दिया गया था गंगाईकोंडा चोला का, और फिर इन्होंने एक सिटी बनाई थी जिसका नाम रखा गंगाईकोंडा चोलापुरम। चोला डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे राजेंद्र थ्री। उस टाइम पीरियड में जो चोलास के टाइम पे जो किंग होता था वो सेंट्रल अथॉरिटी का हेड होता था, और किंग की हेल्प करने के लिए होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन थी। चोला एम्पायर फिर आगे प्रोविंसेस में डिवाइड था। जो पूरा का पूरा एम्पायर था चोला, उसमें बहुत सारे प्रोविंसेस थे, और जो प्रोविंसेस थे वो फिर आगे क्वाइन मिशनरीज में डिवाइडेड थे। और क्वाइन मिशनरीज के आगे अंदर होते थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विलेजेस होते थे। तो जो चोला एम्पायर था वो आगे डिवाइडेड था अलग अलग यूनिट्स में। तो इस टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी काफी प्रोमिनेंट थी, जो कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक फीचर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि विलेज लेवल पे भी एक गवर्नमेंट काम कर रही होती थी उस टाइम पे, जो कि जिसको बोलते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उस टाइम के जो मेन सोर्स था इनकम का, चोलास का जो इनकम का मेन सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स। लैंड से जो पैसा आता था और जो ट्रेड करते थे उसके टैक्स से जो पैसा आता था वो उनकी इनकम का मेन सोर्स हुआ करता था। अगर हम उस टाइम के आर्किटेक्चर की बात करें तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही स्टाइलिस्ट आर्किटेक्चर हुआ करता था, जिसको बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। इसकी एग्जांपल है कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल। अगर हम इमेजेस की बात करें तो उस टाइम पे बहुत अच्छी इमेजेस बनाते थे। इमेजेस मेकिंग का जो पीरियड था उस टाइम पे वो एक क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था। तो इमेजेस की अगर हम बात करें तो उसकी आती है फेमस डांसिंग फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिव की जो डांसिंग फिगर है वो उस टाइम की फेमस इमेज है, जिसको बोलते हैं नटराजा भी उसको बोला जाता है। कंबाना उस टाइम के ग्रेटेस्ट तमिल पोएट है जिन्होंने लिखा था रामवरत्रम, राइट। और उन्होंने जो रामायण लिखी थी, कंबाना ने जो रामायण लिखी थी उसका नाम था कंबा रामायणा, ठीक है। उस टाइम के जो 3 फेमस तमिल पोएट्स थे वो कौन कौन से थे? वो थे, एक तो कंबाना ही थे, एक थे कुताना, एक थे पुगलेंदी। ये तीनों जो पोएट थे इनको बोला जाता है 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट। ये तमिल में पोएट्री लिखते थे। अगर हम टेम्पल्स की बात करें उस टाइम पे तो टेम्पल्स में जो विमाना था, विमाना काफी फेमस था। विमाना क्या होता है? विमाना होता है जैसे टेम्पल के ऊपर ये गोल गोल गुंबद सा बनाया होता है, तो इसके ऊपर एक टॉल पिरामिड बना देते थे, एक लंबा सा ऊपर से टावर सा बना देते थे, तो इसको बोलते थे विमाना। तो उस टाइम का जो टेम्पल स्ट्रक्चर है वो था विमाना स्टाइल का टेम्पल स्ट्रक्चर। और इस टाइप की जो टेम्पल्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो कौन कौन से एग्जांपल है? एक तो विजयालया के टेम्पल, उनके ऊपर भी विमाना बने हुए हैं। चोलेश्वरा के टेम्पल हो गए, नागेश्वरा टेम्पल हो गए, कोरांगनाथ टेम्पल, मुबाराकोविथा टेम्पल, इन सब में विमाना बना हुआ है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। आज हम दिल्ली सल्तनत के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, बट प्रॉपर जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 एडी से, तो वो हम कल से डिस्कस करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो सबसे पहले मुस्लिम कौन आया था इंडिया में जिसने कि इंडिया में इन्वेट करा था? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि आए थे 712 एडी में।
तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो पहले आए थे इंडिया में 712 एडी में, और उन्होंने सबसे पहले सिंध को कॉन्कर करा था। उन्होंने सबसे पहले सिंध को कॉन्कर करा था और बाद में उन्होंने उसको अपना प्रोविंस बना लिया था और उसका नाम क्या था, उमायद खिलाफत। तो सिंध को पहले उन्होंने कॉन्कर करा, फिर उन्होंने उसको अपना प्रोविंस बना लिया उमायद खिलाफत का। उमायद खिलाफत जो था वो मोहम्मद बिन कासिम का प्रोविंस था, तो उसी में उन्होंने सिंध को ऐड कर लिया उमायद खिलाफत में। फिर आता है फर्स्ट तुर्क इन्वेजन। जो फर्स्ट तुर्क आए थे वो थे महमूद गजनी। जो महमूद गजनी थे, महमूद गजनी गजनी के सुल्तान थे, तो उन्होंने इंडिया में 17 एक्सपेडिशंस करी थी। मतलब कि इंडिया में आने के लिए 17 बार उन्होंने ट्राई करा था। और ट्राई क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है, तो इंडिया में जो पैसा था, इंडिया में जो वेल्थ थी, उसको वो लेना चाहते थे। तो फाइनली 1025 एडी में उन्होंने सोमनाथ टेम्पल, जो कि एक हिंदू टेम्पल है, उस पर उन्होंने अटैक करा था। सोमनाथ जो टेम्पल है वो कहाँ पे पड़ता है, वो काठियावाड़ के एक्सट्रीम साउथ में पड़ता है। अब साउथ के जो टेम्पल्स होते थे ना उस टाइम पे, तो उनपे बहुत चढ़ावा चढ़ता था, बहुत सोना होता था, बहुत वेल्दी टेम्पल्स होते थे। आज की डेट में भी जो साउथ के टेम्पल्स हैं उनमें बहुत चढ़ावा चढ़ता है, बहुत अमीर टेम्पल है साउथ इंडिया की, ये बोल सकते हैं। तो तभी उस टाइम पे जो मेन जो बाहर से लोग आते थे वो अटैक टेम्पल पे करते थे, क्योंकि जितना भी धन होता था, जितना भी वेल्थ होता था, वो सारा का सारा टेम्पल में ही होता था। तो सेम महमूद जो गजनी थे, उन्होंने भी आकर 1025 एडी में जो लास्ट एक्सपेडिशन था, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक करा और फाइनली उसका सारा जो भी वेल्थ था, उसमें सोना वगैरह जो भी था, वो सारा लूटपाट कर वो ले गया और 1026 एडी में उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। फिर बात करते हैं सेकंड तुर्क इन्वेजन की। सेकंड जो तुर्क आए थे उनका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया में आकर मुस्लिम रूल को शुरू करा था, तो इसीलिए मोहम्मद गौरी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब इंडिया में आए थे उसके बाद से ही इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू हुआ था। फिर बात करते हैं रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। इंडिया में तुर्क आए तो थे, अब उनकी सक्सेसफुल होने का कारण क्या था? सबसे पहला कारण, जो बेसिक कारण है, वो है हमारा लैक ऑफ यूनिटी। हर चीज में जहां पे भी इंडियंस फेल हुए हैं, उनका मेजर रीजन लैक ऑफ यूनिटी ही रहा है। तो यहाँ पे भी जो राजपूत पहले रूल करते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी, ना उनकी कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो आगे बढ़े हुए थे। जो राजपूत से वो इकट्ठे होकर काम नहीं कर रहे थे, तो इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। जो राजपूत से, उन्होंने कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। जो राजपूत किंगडम था वो आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो जिसके चलते हुए जिस चीज का तुर्क्स ने फायदा उठाया, रीजन बेइंग कि जो तुर्क थे ना वो बेटर ऑर्गेनाइज थे, वेल ऑर्गेनाइज थे। उनकी जो आर्मी होती थी वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते थे जो तुर्क थे। तो इसीलिए उन्होंने आकर इंडिया पे अटैक करा और जीत भी गए, और फाइनली इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई थी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी शुरू करेंगे। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।